friends, as Select Effort has started a new series of current affairs. I, Nina Rotela, on behalf of Select Effort, is going to share some really interesting news with you guys. You might be preparing for SSC, RRB, Bank PO, CHSL, PCS, etc. This news is actually valid in every exam you give. You can mail us at selecteffort@gmail.com. If you want to contact us, you can have conversation with us on the Telegram link given. So without wasting any more time, let's get started. And today's first question is, which country recently signed contract for India-funded $500 million connectivity project? कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने रिसेंटली इंडिया के साथ साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट $500 मिलियन का, जिसका नाम है कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट? आपके पास 4 ऑप्शन हैं: नेपाल, भूटान, ईरान और मालदीव. लेट्स सी व्हाट्स द आंसर. डी, यस, इट्स मालदीव. इंडिया ने रिसेंटली मालदीव के साथ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट साइन किया है जिसका नाम है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, और इसमें इंडिया ने $500 मिलियन फंड करने के लिए बोला है, जिसमें $400 मिलियन LOC है एंड $100 मिलियन इज द ग्रांट. इसे आप ऐसे समझिए कि $100 मिलियन जो है वो ग्रांट है मालदीव को, वो मालदीव को रिटर्न नहीं करने हैं, लेकिन $400 मिलियन मालदीव को रिटर्न करने हैं. इसका और डिटेल देखेंगे. द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव एंड एन इंडियन कंस्ट्रक्शन फर्म साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द $500 मिलियन. इंडिया की कंस्ट्रक्शन फर्म है उसने, और मालदीव की गवर्नमेंट ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसका नाम है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, द इंडियन ओशन आर्किपेलागो लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. नाउ व्हाट इज आर्किपेलागो? आर्किपेलागो आइलैंड्स की चेन होती है, उसके लिए कहते हैं. अब ये जो मालदीव है, जैसे अंडमान निकोबार हो गया हमारा बे ऑफ बंगाल में, और क्या कहते हैं आपका ये इधर अरेबियन सी में लक्षद्वीप हो गया, इसी तरह से यहाँ पर इधर पड़ता है मालदीव, जस्ट अबव इक्वेटर, एंड बहुत सारे आइलैंड्स हैं, उनकी चेन है, तो उसी को आर्किपेलागो कहते हैं. चूंकि ये इंडियन ओशन में पड़ता है, इसीलिए ये कहा गया है कि इंडियन ओशन आर्किपेलागो आज तक का सबसे लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसको कि न्यू दिल्ली फंड कर रहा है. एफकॉन्स. अब ये एफकॉन्स क्या है? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन कंस्ट्रक्शन फर्म, तो वो इंडियन कंस्ट्रक्शन फर्म जिसके साथ मालदीव ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ये एक मुंबई बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है एफकॉन्स. ये ध्यान रखिएगा, एफकॉन्स. बिल्कुल डिटेल में जानने के लिए देखिए दोस्तों, ये है थीलाफूसी, गुल्ही फाल्सो, माले थीलाफूसी लिंक, ये है विलिंगली, और ये है माले. यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है हुलहुले. नाउ दिस हुलहुले एंड माले, दीज आर दी आइलैंड्स ऑफ मालदीव, और ये आपस में कनेक्ट कर रहे हैं इस ब्रिज के थ्रू, और ये ब्रिज है चाइना मालदीव फ्रेंडशिप ब्रिज. यस दोस्तों, ये है चाइना मालदीव फ्रेंडशिप ब्रिज, और ये हुलहुले और माले को कनेक्ट करता है. नाउ माले को विलिंगली से, गुल्ही फाल्सू से और थीलाफूसी से कनेक्ट करने के लिए ये मेल थीलाफूसी लिंक बनाया गया है, जिसका नाम है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट. यस, जो कि हाल ही में साइन किया है इंडिया ने मालदीव के साथ. इसमें 4 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं याद करने के लिए दोस्तों. ऑन हाउ मच अमाउंट डिड इंडिया साइन फॉर द प्रोजेक्ट, कितने अमाउंट पे इंडिया ने प्रोजेक्ट साइन किया, मैं आपको बता चुकी हूँ, $500 मिलियन. Which islands is being connected through this? There are 4 islands: Male, Willingli, Gulhi Falzu and Thilafoosi. 4 islands हैं जो कि कनेक्ट होने वाले हैं. और which construction company of India is actually has signed for this contract? तो वो भी मैंने आपको बता दिया, एफकॉन्स, मुंबई बेस्ड कंपनी. दोस्तों जानते हैं मालदीव के बारे में थोड़ा और. जैसे कि मैंने आपको बताया था, इक्वेटर के जस्ट अबव है मालदीव. ये देखिए, चेन ऑफ आइलैंड्स है, राइट, और इसी को कनेक्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट है. और मालदीव की कैपिटल है माले, प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली, एंड यहाँ की करेंसी है मालदीवियन रुपये. नेक्स्ट क्वेश्चन, World Bank halted all financial assistance for project to which country? Now,
दोस्तों आजकल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है ये, और आप सभी जानते होंगे कि अफगानिस्तान की क्या हालत है। तो तालिबान ने जिस तरह से अफगानिस्तान को एक्वायर किया है वो बिल्कुल सही तरीका नहीं है। इसलिए वर्ल्ड बैंक halted ऑल फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द प्रोजेक्ट टू विच कंट्री? आंसर होगा बी, अफगानिस्तान। वर्ल्ड बैंक ने अपने जितने भी फाइनेंशियल असिस्टेंस है अफगानिस्तान को देने से मना कर दिया है, अभी बंद कर दिया है। और ये सब कुछ हुआ है जस्ट बिकॉज तालिबान ने जिस तरह से वहां पर रूल आउट किया है वो सही नहीं है। They're actually imposing their rules, their thinking, their lifestyle on the people over there। वहाँ पे brutally जिस तरह से किलिंग हो रही है, हरासमेंट हो रही है, स्पेशली वुमेन्स की और बच्चों की। तो तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट्स। तो ये जो स्टूडेंट्स बिगड़ गए हैं तो इसलिए इनको कुछ भी देने से मना कर दिया है वर्ल्ड बैंक ने। जैसे घर में पेरेंट्स मना कर देते हैं ना, बच्चे को शैतानी करते हैं, तो नहीं तुमको ये नहीं मिलेगा, नहीं तुमको वो नहीं चाहिए। इसी तरह से अब ये तालिबान जो है, जो स्टूडेंट्स होता है बेसिकली, जिसका मतलब उनको कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस देने से वर्ल्ड बैंक ने मना कर दिया है क्योंकि ये बच्चे बिगड़ गए हैं। द वर्ल्ड बैंक has halted all financial assistance of project to Afghanistan. The move comes in the wake of Taliban assuming power in the country. ये तालिबानी की वजह से हुआ है। The World Bank paused disbursement in its operations in Afghanistan. जितने भी ऑपरेशन है वर्ल्ड बैंक के उन सब पे पॉज लगा दिया है वर्ल्ड बैंक ने। इस क्लोजली मॉनिटरिंग। अब वर्ल्ड बैंक क्लोजली मॉनिटर कर रहा है सिचुएशन को, अपनी इंटरनल प्रोसीजर्स और पॉलिसीज को देखते हुए कि क्या बेहतर किया जा सकता है। अब अफगानिस्तान के बारे में जानते हैं दोस्तों। अब अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। यहाँ की करेंसी है अफगानी। लैंग्वेज यहाँ बोली जाती है पास्तो एंड दरी। देखिए दोस्तों 5 एडजॉइनिंग कंट्रीज हैं इसमें। ये है अफगानिस्तान के नॉर्थ में है तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, और ये नॉर्थ ईस्ट में तजाकिस्तान, और यहाँ थोड़ा सा इधर स्लाइटली नॉर्थ ईस्ट में ये हल्का सा पार्ट तो ये छूट जाता है, इस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। चाइना के साथ भी अफगानिस्तान कनेक्टेड है। साउथ ईस्ट में आपका ये है पाकिस्तान और वेस्ट में है ईरान। सो देयर आर 5 एडजॉइनिंग कंट्रीज विद अफगानिस्तान। ओके, ये जानना बहुत जरूरी है। जब भी हम कोई न्यूज़ पढ़ते हैं तो उसके बारे में पूरा डिटेल और वहाँ की कंट्री जिससे वो रिलेटेड है, ये सब हमको जानना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट मनीष नरवाल विंस गोल्ड मेडल एट द टोक्यो पैरालंपिक्स 2021? नाउ दोस्तों आपको पता होगा पैरालंपिक्स चल रहे हैं टोक्यो में। पहले ओलंपिक्स थे, अब पैरालंपिक्स हैं। अब अगर किसी को नहीं पता पैरालंपिक्स क्या होते हैं, पैरालंपिक्स दोस्तों बेसिकली स्पेशली चैलेंज होते हैं, उन लोगों के ओलंपिक्स चलते हैं, उन लोगों के स्पोर्ट्स होते हैं। मनीष नरवाल ने गोल्ड मेडल जीता है टोक्यो पैरालंपिक्स में। कौन से स्पोर्ट्स में? यहाँ अगर आपको पिक्चर दिखे होगे तो यू कैन गेट इट रियली नाइसली। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। डी, शूटिंग। यस, इन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी इनके बारे में और पढ़ेंगे। ऑन 4 September, Indian parachuter Manish Narwal and Singraj Adhana have won a gold medal and the silver medal in the P4 mixed 50m pistol SH1 final respectively. तो मनीष नरवाल ने गोल्ड जीता है और सिंगराज अधाना ने सिल्वर मेडल जीता है सेम कैटेगरी में। मनीष नरवाल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मनीष नरवाल बिलोंग करते हैं हरियाणा से। इनका बर्थ हुआ था 17 अक्टूबर 2001। जी हाँ दोस्तों, 2001। इसका मतलब ही इज जस्ट 19 years old, जस्ट 19 years old। और इनको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन शूटिंग स्पोर्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स इन स्पोर्ट्स। है ना कमाल की बात, इतनी छोटी सी उम्र में
इतना बड़ा काम, मतलब देश को ख्याति दिलाई इन्होंने, दैट्स रियली कमेंडेबल। और चूंकि पैरालंपिक्स चल रहे हैं तो हमें ये भी जानना बहुत जरूरी है कि अब तक हम कितने मेडल जीत चुके हैं। दोस्तों अभी तक हम 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। यानी कि अगर टोटल करें तो वी हैव वन 19 मेडल्स। और इंडिया ने रिकॉर्ड स्टेब्लिश करा है। 17 एथलीट्स ने 19 मेडल जीते हैं टोक्यो पैरालंपिक्स में। और हमने ये टोक्यो पैरालंपिक्स फिनिश किया है 24th पे विद रिकॉर्ड ऑफ 19 मेडल्स। है ना कमाल की बात। सैल्यूट टू दीज हीरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, India signed project agreement (PA) for air launched unnamed aerial vehicle (ALUAV) with which country? D. United States. Yes दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इंडिया ने एक PA प्रोजेक्ट एग्रीमेंट साइन किया है। ये एग्रीमेंट आता है रिसर्च डेवलपमेंट टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन के अंदर, RDT&E के अंदर। ये एक प्रोग्राम रन किया गया है जो कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट के बीच में है। और इसके थ्रू अननेम्ड एयर व्हीकल लॉन्च किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पॉलिसी लॉन्च पिंक प्रोजेक्ट फॉर विमेन सेफ्टी? दोस्तों औरतों की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आज के टाइम पे, चाहे वो घर हो चाहे बाहर हो। ऐसे में कौन सी ऐसी स्टेट की पुलिस है जिसने अभी पिंक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है वुमेन सेफ्टी के लिए? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, ओडिशा, कर्नाटका, केरला एंड पंजाब। एंड द आंसर इज सी, केरला। यस दोस्तों, चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन formally rolled out the Kerala Police Pink Protection Project that aims at protecting women in public, private and digital spaces. चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो प्राइवेट हो या डिजिटल स्पेस हो, हर जगह पे औरत की प्रोटेक्शन के लिए। इसके अंदर उस तरह के केसेस आएंगे जो डाउरी से रिलेटेड हैं या साइबर बुलिंग, ह्यूमिलिएशन इन पब्लिक प्लेसेस और ईव टीजिंग। ये सारे मामले पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे, जिसको कि केरला गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, with which country India holds the 12th round of Corps Commander level talk? 12वां राउंड कॉप्स कमांडर लेवल की टॉक हो रही है, वो भी 12th टाइम। ये कौन सी कंट्री के साथ हो रही है? अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा फ्लैग है, इंडिया विद चाइना। यस, इट्स ऑब्वियसली द आंसर इज बी। The 12th round of Corps Commander level talk between India and China. इंडिया और चाइना के बीच में ये 12वीं बार हो रहा है, कमांडर लेवल की टॉक हो रही है। और ये शेड्यूल हुआ है मोल्डो बॉर्डर पे, जो कि LAC की साइड पे पड़ता है, चाइना साइड पे पड़ता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन ईस्टर्न लद्दाख। वो ईस्टर्न लद्दाख जिसको शायद शाही चीन भी बोलते हैं। The Indian delegation at the talk will be led by the commander of the Leh-based 14 corps. अब इंडिया की तरफ से जो कमांडर बात करने जा रहे हैं वो है PGK मेनन। यस दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको ध्यान से पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Center recently decided to provide what % of reservation for OBC category in medical courses? दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है और ये एक ऐतिहासिक डिसीजन बन के सामने आ रहा है। जैसे कि आपको अच्छी तरह पता होगा कि बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं हमारे मतलब इंडिया में, तो कैटेगराइजेशन है ही है, लेकिन ये जो निचला तबका होता है जो कि उभर नहीं पाता फाइनेंशियल रीजन की वजह से भी और क्लास वाइज रीजन की वजह से भी, तो क्वेश्चन ये कहता है कि सेंटर ने कितना % रिजर्वेशन दिया है ओबीसी कैटेगरी के लोगों को मेडिकल कोर्सेज में? एंड योर आंसर इज डी, 27%। जी हाँ दोस्तों, ओबीसी कैटेगरी को 27% और ईडब्ल्यूएस जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं उनको 10% रिजर्वेशन दिया है। तो होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने वेलकम किया है इस डिसीजन को। और दोस्तों मेडिकल एजुकेशन जो होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है और इसमें
ये जो बच्चे होते हैं जो कि वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, जो कि जाति वाइज या फिर फाइनेंशियली वीक होते हैं, ये उस लाइन में नहीं आ पाते। तो इनको लाइमलाइट में लाने के लिए होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इस रिजर्वेशन को वेलकम किया है, जहाँ पे सेंटर ने डिसाइड किया है कि 27% रिजर्वेशन जो है वो ओबीसी के लिए होगा और 10% रिजर्वेशन जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को प्रोवाइड किया जाएगा इन ऑल इंडिया कोटा स्कीम इन अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन मेडिकल एजुकेशन। यानी कि अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, आप मतलब समझ रहे हैं, बैचलर्स डिग्री और पोस्ट क्या बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन जब आप करते हैं तो उसके लिए उस लेवल पर पहुंच करके पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। खैर पहले से भी एक्सपेंसिव ही होती है, लेकिन जब आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो उस भार को कम करने के लिए ये रिजर्वेशन का डिसीजन लिया गया है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इसे ज़रूर याद कर लेंगे। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 10% और ओबीसी में 27%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति? दोस्तों जल शक्ति अभियान हमारे पीएम मोदी जी हैं, प्राइम मिनिस्टर जी, उन्होंने स्टार्ट किया है टू सेव वाटर और इसकी खास जिम्मेदारी दी गई है गजेंद्र सिंह शेखावत जी को। जी हाँ, और गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं ये। पिक्चर ध्यान से देख लेंगे, भूलेंगे नहीं। कभी कभार पिक्चर देख के भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से मिनिस्टर हैं या इनको क्या जिम्मेदारी दी गई है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए। Next, who addressed a ministerial statement in the pre-summit of United Nations Food System Summit 2021? दोस्तों सॉरी माफ कीजिएगा, थोड़ा थ्रोट मेरा ठीक नहीं है, वॉइस इस वजह से थोड़ा ठीक नहीं आएगी मे बी। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोग्राम है जो यूनाइटेड स्टेट्स ने शुरू किया है, फूड सिस्टम समिट 2021। इसके अंदर 17 ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिनको कि अकम्प्लिश करना है 2030 तक। और इससे पहले ये क्या बोलते हैं, प्री समिट हुई है, ये कहाँ हुई है और इसको किसने एड्रेस किया है? तो इससे एड्रेस किया है जो अभी हमारे करंट कृषि मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर। यस, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर एड्रेस द मिनिस्टर स्टेटमेंट इन द प्री समिट ऑफ यूनाइटेड नेशंस फूड सिस्टम समिट 2021। दोस्तों जो ये एक्चुअल यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम समिट होने वाला है, ये होने वाला है आपका, ये है नरेंद्र सिंह तोमर जी। देख लीजिए ढंग से पिक्चर, मैंने बोला याद करना बहुत जरूरी है। और जैसे कि मैंने बताया था द मिनिस्ट्री एम्फसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि 2030 तक अचीव करने हैं, जिसमें से 17 में से मतलब 17 SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें से कि जो 12 हैं वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर पे बेस्ड हैं। तो एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है। ये है दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर जी की पिक। ध्यान से देखेंगे, जैसे कि मैंने बोला कि कभी कभार पिक देके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से मिनिस्टर है, तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जैसा कि मैंने बोला था पिक देख लेंगे, ये है नरेंद्र सिंह तोमर जी। और दोस्तों ये जो होने वाली है यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम समिट 2021, ये एक्चुअली 23 सितंबर को होने वाली है, 23 सितंबर इन न्यूयॉर्क, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Chandrayaan 3 is likely to be launched during third quarter of which year?
कौन से साल के थर्ड क्वार्टर में रिलीज होने लॉन्च होने वाला है चंद्रयान 3? दोस्तों आपको अच्छी तरह पता होगा कि चंद्रयान क्या है। मिशन टू मून, यस। आपका आंसर है 2022, यानी कि अगले साल के थर्ड क्वार्टर तक में चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च हो जाएगा। इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, लैंडर क्या होता है, लॉन्च क्या होता है, देखो लॉन्च क्या होता है हम सबको पता है, रोवर क्या होता है, लैंडर क्या होता है। लैंडर होता है स्पेस क्राफ्ट डिजाइन टू लैंड ऑन द सरफेस ऑफ मून और एनी प्लैनेट। किसी भी प्लैनेट की सतह पर उतरने के लिए या मून की सतह पर उतरने के लिए हमें एक लैंडर तैयार करना होता है। और रोवर जो होता है वो होता है प्लैनेटरी सरफेस एक्सप्लोरेशन डिवाइस डिजाइन टू मूव अक्रॉस द सॉलिड सरफेस। यानी कि जब हम एक जैसे मून हो गया या किसी प्लैनेट की सतह पर उतर जाएंगे तो वहां पर भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए हमें एक रोवर तैयार करना पड़ता है। आप इसको ऐसे गाड़ी समझ सकते हैं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली पहले जापान के साथ में कोलैब होने वाला था इंडिया का लूनर साउथ पोल के लिए, जिसमें कि इंडिया लैंडर प्रोवाइड करने वाला था और जापान को लॉन्च और रोवर प्रोवाइड करना था। लेकिन अब ये चंद्रयान 3 जो है इज लाइकली टू बी लॉन्च ड्यूरिंग थर्ड क्वार्टर ऑफ 2022 assuming normal work flow henceforth। चंद्रयान 3 का एक्चुअली मिशन क्या है? इट्स अ प्लान थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। इसरो ने प्लान किया है चंद्रयान 3 जिसका एक्चुअली मिशन है स्मूथ और सॉफ्ट लैंडिंग करना मून पे। और इसरो के चेयरमैन है के शिवन। ये याद रखेंगे, बाय पिक बाय फेस एंड नाम के शिवन। Chandrayaan 3 is a lander and rover specific mission which will demonstrate India's capability of soft landing on a celestial body। celestial body यानी कि मून, कंफ्यूज ना हो। मून के ऊपर एक सॉफ्ट लैंडिंग को स्पेसिफाई करने के लिए ये मिशन इंडिया कर रहा है, चंद्रयान 3। और हमारी बेस्ट विशेस है इंडिया को। चलिए, this is the end of today's session. I hope you guys liked the video, and if you have really liked it, please turn the great thumb blue, like, share, subscribe and do comment, because आपके कमेंट हमारे लिए बहुत प्रेशियस हैं। एंड आपके कमेंट्स आते हैं तो अच्छा भी लगता है, काम सराहनीय ऐसा लगता है और आगे भी करने का मन करता है और अच्छे से। सो stay tuned for more updates. Thanks for watching. Bye bye.